हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लॉर्डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, देखिए हम 8 चैप्टर कर रहे थे एडवांस कैलकुलस का, जिसमें कल की वीडियो में हमने सेरेट फेरेट फॉर्मूला किया था और इसके क्या सेट वेट फॉर्मूला किया था और इसका बेसिक भी किया था। दैट व्हाट इज़ टॉर्जन, व्हाट इज़ कर्वेचर, व्हाट इज़ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट प्लेन्स। तो इसमें से 2-3 ही टॉपिक रह गए हैं। अब इसके बाद इसका सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा ये रहता है, देखो टॉपिक कल यहाँ तक हो गया था ना, सेट फैट फॉर्मूला तक ये हो गया था। उसके बाद मैंने ये वाले जो है, ये वाला जो है, इसमें आपको क्या करना है, टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर कर्वेचर। कर्वेचर का फॉर्मूला यहाँ से देखो ये गिवन है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कोई पूरा। तो इसको लर्न जरूर कर लेना यहाँ से एक बारी। ओके, इसको यहाँ से लर्न कर लेना। और टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्जन, टॉर्जन का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट अपॉन आर डॉट इंटू आर डॉट स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका इसका है टॉर्जन का। अब देखो ये वाला जो है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2011 एंड 2012 में। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेते हैं हम एक बारी। आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है दैट कापा इज इक्वल्स टू आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, उसका मैग्नीट्यूड। कापा को किसके इक्वल प्रूव करना है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। अब इसको देख के पता चल रहा है हमें कि हम किसका यूज़ करेंगे इसमें, आर डैश का और आर डबल डैश का, इसी का यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टी कैप होता है वो क्या होता है, हमारा आर डैश होता है। और जो डी टी बाई डी एस होता है वो क्या होता है, जो डी टी बाई डी एस होता है, यानी कि जो टी डैश होता है वो क्या होता है, आर डबल डैश होता है। और कल सेट फेट फॉर्मूला में इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू आती है कापा इंटू एन कैप आती है ना। तो टी तो आर डैश की वैल्यू तो क्या है टी, और आर डबल डैश की वैल्यू क्या है, कापा इंटू एन कैप। हमें निकालना क्या है, आर डैश और आर डबल डैश का क्रॉस प्रोडक्ट, आर डैश और आर डबल डैश की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ना। तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इज इक्वल्स टू टी क्रॉस कापा इंटू एन कैप। अब देखिए कापा को तो अलग से रख लो, टी एन बी मैंने आपको याद करवाया था ना, टी एन बी हमारा साइक्लिक ऑर्डर होता है। तो टी क्रॉस एन क्या हो जाएगा, बी कैप। तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश किसके इक्वल आ गया, के बी कैप के इक्वल आ गया। अब हमें तो क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड प्रूव करना है ना, तो हम इसका दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कापा अलग से आ जाएगा ऐसे। कापा 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 का मैग्नीट्यूड देखो, कापा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो कापा का तो अलग से आ जाएगा कापा। और यहाँ पे बी क्या है, आई जे के का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा कापा। और कापा की वैल्यू कितनी होती है, कापा की वैल्यू देखो ये कापा आ गया, कापा इज इक्वल्स टू ये क्या चल रहा था, आर क्रॉस आर डबल डैश क्रॉस। तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, कापा के इक्वल आ गया। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए इसमें आपको प्रूव करना था कि आर डैश क्रॉस आर डबल डैश कापा के इक्वल आना चाहिए। तुम्हें पता है कि आर डैश हमारा टी के इक्वल होता है, आर डबल डैश हमारा डी टी बाई डी एस, या फिर आप कह सकते हो टी डैश के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव किया था कल, के इंटू एन कैप के इक्वल होता है। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो टी कैप क्रॉस के इंटू एन कैप बन गया, के को अलग से रखा, टी क्रॉस एन बी बन गया। मैग्नीट्यूड ले लिया हमें इसका, तो कापा तो बाहर आ गया, और बी का मैग्नीट्यूड क्या बन गया 1, तो के इंटू 1 इज के। और ये इसी को इसके इक्वल प्रूव करना, तो हो गया प्रूफ। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है दैट टाउ इज इक्वल्स टू आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन आर डैश क्रॉस आर डैश का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। इसके लिए देखिए वही बात है, आर डैश किसके इक्वल होता है, टी कैप की इक्वल, और आर डबल डैश किसके इक्वल होता है, के इंटू एन कैप की इक्वल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो आर डबल डैश का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस करूँगी तो मैं क्या बन जाएगा, आर ट्रिपल डैश बन जाएगा इज इक्वल्स टू कापा मैंने एज इट इज़ रखा, कापा एज इट इज़ रखूँगी, एन का डिफ्रेंशिएशन करूँगी डी एन बाय डी एस बन जाएगा, फिर एन को एज इट इज़ रखूँगी और कापा का डी के बाय डी एस बन जाएगा। अब ये के तो एज इट इज़ डी एन बाई डी एस, सेरेट फेरेट फॉर्मूला किया था कल, उसका ये थर्ड रिजल्ट था। इसकी वैल्यू थी टी टाउ बी माइनस के इंटू टी कैप, ये वैल्यू थी।
तो डी एन बाई डी एस की वैल्यू क्या है, टाउ इंटू बी माइनस कापा इंटू टी कैप प्लस एन कैप एज इट इज़ डी के बाई डी एस, इसको मैं लिख सकती हूँ कापा डैश के बोल दिया गलती से, कापा ये डी, कापा बाई डी एस इट मीन्स क्या है ये कापा डैश। इतना है क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं हम, क्या बन जाएगा कापा टी बी माइनस कापा स्क्वायर टी प्लस एन एन कैप कापा डैश, ये बन गया। अब देखिए इतना बनने के बाद ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आर ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई। अब देखो आर डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, टी कैप, आर डबल डैश की वैल्यू कितनी थी, कापा इंटू एन कैप, और आर ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई ये, हमें टाउ को ये शो करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 को आई जे अगर मैं टी एन बी की फॉर्म में लिखूँ, आई जे की नहीं टी एन बी की फॉर्म में लिखूँ, तो आर डैश में क्या है, टी कॉम्पोनेंट है। इसका मतलब क्या है कि आर डैश के अंदर ज़ीरो एन आई कैप, ज़ीरो एन कैप प्लस टी के कैप प्लस ज़ीरो बी कैप है, इसका यही मतलब है। और हमारा ऑर्डर क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है टी एन बी, तो मैं इसको लिख लूँ टी कैप प्लस ज़ीरो एन कैप प्लस ज़ीरो बी कैप, यही मतलब है। आर डैश किसके इक्वल है, आर डैश हमारा इक्वल है कापा इंटू एन कैप। एन कैप यानी कि एन कैप तो है टी कैप और बाकी बी कैप ज़ीरो है, तो टी कैप क्या बन गया, ज़ीरो टी कैप प्लस कापा इंटू एन कैप प्लस ज़ीरो बी कैप। और इसी तरह से आर ट्रिपल डैश क्या है, आर ट्रिपल डैश में तीनों ही चीज़ें हैं हमारे पास, वो क्या क्या है, कापा टी बी कैप, ये तो टी का है आपका, ये तो बी का है ना, इसको मैं एक बार तो ऐसे लिख देती हूँ, एज इट इज़ लिख दिया एक बार तो मैंने। अब इसको टी एन बी की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस कापा स्क्वायर टी, फिर बी का है आपके पास प्लस के कापा डैश इंटू एन कैप, और बी का है प्लस कापा टी बी कैप। तो ये बन गए टी एन बी की फॉर्म में हमने इसको बना दिया। अब टी एन बी की फॉर्म में बनाने के बाद देखो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है। तो इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, टी का कॉम्पोनेंट, टी का यहाँ पे कॉम्पोनेंट क्या है 1, यहाँ पे टी एन बी के कॉम्पोनेंट्स लिखने होते हैं, इसमें टी क्या है 1, इसमें एन क्या है 0, इसमें बी क्या है 0, इसमें टी क्या है 0, इसमें एन क्या है कापा, इसमें बी क्या है 0, इसमें टी क्या है माइनस के स्क्वायर, इसमें एन क्या है के कापा डैश, और इसमें बी क्या है कापा टाउ। ये है, इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे, ये 1 के 1 आएगा, यहाँ पे बाहर 1 आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, कापा स्क्वायर टी डैश, कापा स्क्वायर क्या बनेगा, कापा स्क्वायर टाउ माइनस ये क्या बन जाएगा 0, ये टर्म 0। अब जब 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, जब बाहर ही 0 है तो अंदर वाली सारी टर्म 0 बन जाएगी। जब इस वाले को भी एक्सपेंड करोगे, बाहर ही 0 है तो अंदर वाली टर्म 0 बन जाएगी सारी। तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, कापा स्क्वायर टाउ। तो ये वैल्यू आ गई कापा स्क्वायर टाउ। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, हमें तो टाउ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से टाउ क्या बन जाएगा, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन के कापा स्क्वायर। अब कापा स्क्वायर अभी प्रूव करके चुके हैं, कापा क्या होता है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। तो कापा स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। क्या किया इसमें हमने, आर डैश की वैल्यू हमें पता थी, आर डबल डैश की वैल्यू पता थी, आर डबल डैश वाले को विद रिस्पेक्ट टू एस करके आर ट्रिपल डैश निकाल दिया, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश के कंपोनेंट्स को अरेंज करके लिख लिया टीएनबी की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया उसको, तो सेलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दी उसकी, वो के स्क्वायर कापा स्क्वायर टाउ आई, यहाँ से टाउ की वैल्यू निकाल दी और कापा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो दोनों ही रिजल्ट बहुत बहुत ही ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो दोनों ही हो जाएंगे। ओके, अब ये कुछ थ्योरम्स हैं तो ये इंपॉर्टेंट ही कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम कहती है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन इज दैट कर्वेचर कापा इज इक्वल्स टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कर्व। कि कर्व सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व, कोई भी कर्व है, कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन इज दैट, कर्व को अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है तो उसकी कंडीशन ये है कि कर्व के हर एक पॉइंट पे कर्वेचर यानी कापा, कर्वेचर क्या पढ़ा था हमने, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट,
तो जो कर्वेचर है हर एक पॉइंट पे वो क्या हो, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो वो कर्व हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जब वो रोटेट ही नहीं कर रहा, टेंजेंट की रोटेशन ही नहीं, कर्वेचर ही नहीं, कर्वेचर अगर ज़ीरो है तो हमारा क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो देखिए, जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट पूछा होता है तो हम दो केस करते हैं। पहला देखिए, लेट द कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। हम पहले मान के चलते हैं कि अगर हमारा कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कापा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, आर इज इक्वल्स टू एस ए प्लस बी। ए और बी कोई भी दो कांस्टेंट वेक्टर हैं, कर्व जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, क्या बनेगा, डी आर बाई डी एस इज इक्वल्स टू ए बनेगा। और दो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, क्या बनेगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का ज़ीरो बन जाएगा। डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर क्या होता है, आर डबल डैश, आर डबल डैश क्या आ गया, यहाँ से ज़ीरो आ गया। उसके बाद देखिए, आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, कापा के इक्वल होता है। हम पढ़ इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। आर डबल डैश किसके इक्वल है, कापा के इक्वल। तो जब अगर हमारी कर्व स्ट्रेट लाइन है, कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो कापा किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया, कंडीशन प्रूव होगी। अब मतलब हमें इसमें क्या करना था, दोनों चीज़ें दिखानी थी। अगर कर्व को स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो कर्वेचर ज़ीरो है, अगर कर्वेचर ज़ीरो है तो कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एक पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम क्या मान के चलेंगे कि कापा क्या है, ज़ीरो है। अब कापा अगर ज़ीरो है तो मतलब कि आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो है। अब आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, इसका मतलब आर डबल डैश क्या है, ज़ीरो है। ये इसका सेकेंड ऑर्डर ये क्या है, आर डबल डैश दो बार डिफरेंशिएशन है ना आर का, वो क्या है, ज़ीरो। अगर इस टर्म का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या बन जाएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू ए। दोबारा से इंटीग्रेशन कर दूँ, यानी कि हम उल्टा चल रहे हैं, आर डबल डैश को हम आर डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर डैश को हम आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन किया एक बार तो क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल्स टू ए। दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी, कोई कॉन्स्टेंट ले लिया। और ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई कर्व की, जब वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो फर्स्ट पार्ट में लेके चले थे उसका उल्टा प्रूफ कर दिया, कापा ज़ीरो लेके चले और ये तीन रिजल्ट निकाल दिए। ये इक्वेशन यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट वेक्टर्स हैं और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा जो कापा इज इक्वल्स टू ज़ीरो जब होगा तो कर्व क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर है दोनों पार्ट। देखिए उसके बाद ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाली और ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करनी तीनों ही कर लेना। The necessary and sufficient condition for a curve to be a plane curve is that tau is equals to 0 at all points of curve। कि कोई भी कर्व प्लेन कर्व कब होगा, प्लेन कर्व का मतलब होता है कि वो जो कर्व है वो किसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो कोई भी कर्व प्लेन कर्व जब होगा जब उसके हर एक पॉइंट्स पे टाउ क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसमें भी वो है सफिशिएंट और नेसेसरी। एक बार हम लेके चलेंगे कि हमारा जो प्लेन जो कर्व है वो प्लेन कर्व में लाई कर रहा है और शो करेंगे कि टाउ ज़ीरो है, और एक बार इससे अपोजिट करेंगे। देखिए, बाय अ प्लेन कर्व वी मीन दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व लाइन द प्लेन ऑफ द कर्व। प्लेन कर्व से क्या मतलब है कि जो भी उस कर्व की टेंजेंट है और नॉर्मल पॉइंट्स है वो किसी प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, वी कंक्लूड दैट ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व इज अ प्लेन ऑफ कर्व। यहाँ पे हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात करेंगे। तो जो यूनिट वेक्टर होता है बी अलोंग द बायनॉर्मल, वो क्या होता है, अब जो बी हमने पढ़ा था ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, वो परपेंडिकुलर होता है बी। तो डी बी बाई डी एस का, डी बी बाई डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। जो यूनिट वेक्टर है बी वो हमारा क्या है, बायनॉर्मल के अलोंग कांस्टेंट है ना। टी टेंजेंट के अलोंग कांस्टेंट है, वो एंड प्रिंसिपल नॉर्मल के कांस्टेंट है, और डी बी क्या है, बायनॉर्मल के अलोंग वो क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर डी बी बाई डी एस ज़ीरो की इक्वल है तो डी बी बाई डी एस का सेरेट फेरेट फॉर्मूला से रिजल्ट निकाला था, किसकी इक्वल था, माइनस टाउ इंटू एन कैप की इक्वल था। माइनस टाउ इंटू एन कैप की इक्वल था। एन कैप तो हमारा क्या, मैग्नीट्यूड है। एन कैप क्या, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वन। तो माइनस टाउ इंटू वन इज टाउ, और वी कैन से टाउ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस इसको हम अगर माइनस कैंसिल कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो टाउ हमारा किसके इक्वल बन गया, ज़ीरो के इक्वल बन गया। यही आपको प्रूव करना था। कहोगे एक पार्ट। अब दूसरे में क्या लेके चलेंगे, टाउ को ज़ीरो के इक्वल लेके चलेंगे। तो हमें पता है कि डी बी बाई डी एस इज इक्वल्स टू माइनस टाउ एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे बी कॉन्स्टेंट वेक्टर है पता है हमें, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी एस ऑफ बी ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, आर कर दिया। अगर मैं डी बाई डी एस आर डॉट बी निकालती हूँ
ये इसको छोड़ दो, अगर हम क्या निकाल रहे हैं, डी बाई डी एस डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आर डॉट बी कैप का विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये कैसे ओपन होगा, आर एज इट इज़ डी बी बाई डी एस प्लस बी एज इट इज़ डी आर बाई डी एस, ऐसे ही ओपन होगा ना। अब बी तो कॉन्स्टेंट वेक्टर है, कॉन्स्टेंट वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, ज़ीरो, तो ये टर्म तो क्या बन जाएगी, ज़ीरो। और डी आर बाई डी एस क्या होता है, टी कैप होता है, तो टी कैप डॉट बी कैप बचेगा सिर्फ। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, टी कैप डॉट बी कैप। सिंस अब किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिंस टी कैप एंड बी कैप आर परपेंडिकुलर देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, डी बाई डी एस ऑफ आर डॉट बी कैप, और वो किसके इक्वल आ गया, टी डॉट बी कैप के इक्वल आ गया। और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि बी हमारा कॉन्स्टेंट वेक्टर है, दैट मीन्स वो क्या है, जीरो के इक्वल है। तो ये टर्म हमारी क्या बन गई, जीरो के इक्वल बन गई, क्योंकि हमारा जो बी है वो कॉन्स्टेंट है, ये जीरो के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गई, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गई। इट मीन्स ये क्या है, इनका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। इट मीन्स ये क्या है कि आर डॉट बी कैप, ये पूरा देखो इसको एक वेक्टर मान लो आर डॉट बी कैप को, किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि आर कैप डॉट बी कैप क्या है, ज़ीरो है, सॉरी कांस्टेंट है। तो देखिए अब ये चीज़ आ गई यहाँ से, एज वी नो आर डॉट बी कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ऑन बी। अब आर डॉट बी का क्या मतलब है कि आर वेक्टर आपका बी के पे ऊपर लाई कर रहा है, दस द प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ऑन बी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, इट शोज दैट द कर्व मस्ट लाई इन अ प्लेन। जब पोजीशन वेक्टर जो आर है उसकी प्रोजेक्शन बी जो बाइनॉर्मल है उस पर हर जगह सेम है, जो कर्व है उसकी प्रोजेक्शन हर जगह सेम है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कर्व है वो एक प्लेन में लाई कर रहा है। कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है ये, चाहो तो छोड़ देना बेशक से, ठीक है। अब देखो ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये हमें इजीली समझ भी आ गई क्योंकि इंपॉर्टेंट थी, इसमें कुछ इतना समझने वाली बात नहीं थी, अजीब सी थी ये, ठीक है। अब इसको देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी अ प्लेन कर्व इज दिस। जो हमारे पास कर्व की, अगर कर्व एक प्लेन कर्व है तो उसकी कंडीशन ही होनी चाहिए। अब देखिए अगर कर्व एक प्लेन कर्व है तो भी हमें पढ़ा कि उस पर क्या होगा, टाउ जीरो होगा हर एक पॉइंट पे। अब ये वाली टर्म लेके चले, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, ये के कापा स्क्वायर टाउ के भी इक्वल प्रूव किया था ना यहाँ पे, ये रहा। तो ये किसके इक्वल है, कापा स्क्वायर टाउ के इक्वल है। और टाउ हमारा क्या होता है हर एक पॉइंट पे जीरो, तो ये टर्म क्या बन गई, जीरो बन गई। तो एक कंडीशन तो प्रूव होगी कि अगर कर्व एक प्लेन कर्व है तो उस पर टाउ जीरो होगा, टाउ जीरो होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरा क्या लेके चलेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इसको कापा स्क्वायर टाउ के इक्वल लिख सकती हूँ। और ये ज़ीरो के इक्वल है यहाँ से, और इसको मैंने क्या लिख दिया कि ये वाली टर्म मेरी कापा स्क्वायर टाउ के इक्वल है। तो यहाँ से इसको ये कापा स्क्वायर टाउ किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। जब ये ज़ीरो के इक्वल है, इसकी वैल्यू कापा स्क्वायर टाउ है, तो कापा स्क्वायर टाउ किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल। अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट ज़ीरो, या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो। इफ़ पॉसिबल लेट टाउ इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट सम पॉइंट ऑफ द कर्व, देन इन नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट टाउ not equals to 0, that implies that kappa is equals to 0 in the neighborhood of this point, hence the curve is a straight line। हम अगर ये लेके चलें कि टाउ हमारा ज़ीरो नहीं है, ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं है तो उसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे भी टाउ ज़ीरो नहीं होगा, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि कापा को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए टाउ को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, हैंस दिस कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर अगर टाउज नहीं हुआ ना ज़ीरो, कापा अगर ज़ीरो हो गया तो ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये जो प्लेन, ये कर्व जो प्लेन है, कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ पे तो इन्होंने ये बात कह दी कि कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टाउ इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन दिस लाइन। अगर टाउ हमारा ज़ीरो है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन दैट इज टाउ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, टाउ इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स, दस द कर्व इज़ अ प्लेन कर्व। ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर हम लेके चलें कि टाउ ज़ीरो नहीं है, टाउ ज़ीरो नहीं है तो कापा ज़ीरो है, और अगर कापा ज़ीरो है तो ये जो कर्व है ना ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई, और कर्व स्ट्रेट लाइन बन गई तो इसका मतलब ये है कि उस पर टाउ को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। बट हम ये लेके चले थे कि टाउ हमारा ज़ीरो नहीं है,
तो ये हमारी जो कंट्राडिक्शन थी वो गलत थी, टाउ को ही 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लेना एक बारी आप, जितनी आप कर सको उतनी कर लेना थ्योरम्स। और मेन ये है आपका जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, और सेरेट फेरेट फॉर्मूला भी कर लेना, और बाकी जो पीछे वाला वो तो करना ही करना है। अब इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पास टोर्जन पे। देखो ये वाले कर्वेचर एंड टोर्जन, देख रहे हो कितनी बार आए हुए हैं क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4th एंड 5th, इसको ज़रूर करने हैं, मैं करवाऊँगी। जैसे बता रही हूँ एक बारी कि 4th और 5th जैसे ही क्वेश्चन हैं वैसे एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं टोर्जन और कर्वेचर पर। और गाइस हम सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर ही करेंगे। 8 चैप्टर कंप्लीट करने से आपका क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं, बार बार पूछते रहते हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी फर्स्ट 3 चैप्टर्स की एक यूनिट है। आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है शायद, तब तक आपको यही नहीं पता कि कितने चैप्टर्स की यूनिट बन रही है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स की फर्स्ट यूनिट बनती है, जिसमें से 3rd चैप्टर कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने पोलिंग की थी, तो अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए ही ज़्यादा पोलिंग है, और फर्स्ट चैप्टर एज़ कम्पेरेटिव टू सेकंड बहुत ही छोटा है, तो हम फर्स्ट को ही करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे, 3rd कर चुके हैं। 4th और 5th चैप्टर की एक यूनिट बनती है, जिसमें से 4th भी मैंने करवा दिया, 5th भी मैंने करवा दिया। 6th और 7th की यूनिट बनती है, 7th में से इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, इसलिए 6th करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू कुरुक्षेत्रा हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू CRSU भी हो जाता है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं करवा दूँ 6 चैप्टर, बट 7th, अगर 7 की तो मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवा दिया ना, तो 7 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट इजीली हो जाएगा। अब 8th 9th 10th 11th की आपकी 4th यूनिट बनती है, जिसमें से 8th चैप्टर ही सबसे लेंदी है, और अगर वो चैप्टर कोई अच्छे से कर लेता है पूरा कंप्लीट तो उसका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। रहेगा अगर कोई बाई चांस क्वेश्चन, वो हो सकता है कि कंपलसरी क्वेश्चन में रह जाए, बट वैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अब हमारा 8 चैप्टर करने के बाद सिर्फ फर्स्ट चैप्टर रह जाएगा, और ऐसे ही PDE में आपका सिर्फ 9 चैप्टर लेफ्ट है मेरी तरफ से। बाकी आपका PDE का सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने पहले भी बताया था, बट आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना। अब हमारा मेन सिलेबस स्टैटिक्स का रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी एग्जांपल्स और करने हैं हमें। एग्जांपल्स करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। So see you all guys in the next video. Till then, bye bye, take care, keep watching.